हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल एंड पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं जैम 2023 का जो पेपर हुआ था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन हम कर रहे हैं। और अभी तक हम 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने पहले 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। ये हमारा पार्ट नंबर 3 होगा और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेके और 30 तक के जो 2 मार्क्स के एमसीक्यूज थे वो डिस्कस करेंगे। आपको इस जो क्लास की पीडीएफ है वो आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है जैम कैम 2020 वहां पे मिल जाएगी। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप जैम कैम 2020 जो है टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप जैम 2024 की 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सीएसआर नेट गेट वगैरह की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है या फिर प्ले स्टोर से भी डायरेक्ट आप यहाँ पे आईआईटी जैम के लिए, सीयूईटी पीजी के लिए, सीएसआर नेट के लिए, गेट के लिए कोर्स अवेलेबल है जिससे कि आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। कोर्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको यहाँ पे 2 कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहे हैं, इनके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कोर्सेज के बारे में। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे दैट इज क्वेश्चन नंबर 21 एंड दिस इज रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ गैसेस। देखिए गैसियस स्टेट थ्योरी ऑफ गैसेस जो टॉपिक है वहां पे ये क्वेश्चन और मैंने इसको पढ़ाया था। जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे थे उस टाइम पे हमारे कोर्स में मैंने इसको काफी अच्छे से कवर किया था और ये क्वेश्चन पूछ भी लिया। तो देखते क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इक्वल नंबर ऑफ गैस मोलिक्यूल ए, है ना, इक्वल नंबर ऑफ गैस मोलिक्यूल ए जिसका मास m है और जिसकी रेडियस r है। वहीं पे एक आपका b है जिसका मास 2m है और उसकी रेडियस 2r है। आर प्लेस्ड इनटू सेपरेट कंटेनर ऑफ इक्वल वॉल्यूम। दोनों को क्या रख दिया गया है भाई, सेपरेट कंटेनर में रख दिया गया जिनकी वॉल्यूम इक्वल है। एट ए गिवन टेम्परेचर द रेशियो ऑफ द कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ B to A। स्टूडेंट यहाँ पे जो मेन पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अगर आपको यहाँ पे कोलिजन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता होता तो इस क्वेश्चन में फिर कुछ नहीं बचता है ना। तो ये कहा कि जो B की कोलिजन फ्रीक्वेंसी है उसको डिवाइड कर दीजिए किससे, A की कोलिजन फ्रीक्वेंसी से, तो वो बताओ कि क्या आएगा। तो स्टूडेंट कोलिजन फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला आपको पढ़ाया जाता है, काफी टर्मिनोलॉजी पढ़ाई जाती है आपको यहाँ पे। कोलिजन डायामीटर भी होता है ना, और उनमें से एक टर्म है आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ये आपसे एग्जाम में पूछ ली। तो उसका जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट दैट इज 1/√2 1/√2 पाई इंटू में यहां पे बेसिकली क्या होता है, जो भी आपके रेडियस गिवन होती है या फिर इसे हम कोलिजन डायामीटर भी करके बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो पहले मैं ऊपर बी का लिख रहा हूं क्योंकि इन्होंने क्या पूछा, रेशो पूछा है किसका, B to A, तो ऊपर मैं बी। तो ऊपर अगर आप देखेंगे बी के लिए रेडियस क्या नजर आ रही है स्टूडेंट, 2r। तो यहां पे मैंने बेसिकली क्या कर दिया, 2r का स्क्वायर कर दिया, 2r का स्क्वायर इंटू में √8RT/πm 8RT/π। और m यहाँ पे देखो स्टूडेंट मास कितना गिवन है आपका, 2m गिवन है। तो मास यहाँ पे कितना गिवन है, 2m। इनटू में क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का स्क्वायर होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का स्क्वायर होता है। तो वो ये बात सबसे पहले ही मेंशन कर दिया गया है कि इक्वल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल है ए और बी के। तो सबसे ऊपर अगर आप जो देख रहे हैं इसको हम बोलेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। ऊपर वाली क्या है आपका, CF, कोलिजन फ्रीक्वेंसी किसकी, बी की है। इसी प्रकार आपको रेशियो निकालना, तो क्या कीजिए 1/√2 हो गया इंटू में पाई ऐसा का ऐसा आ गया। अब यहाँ पे रेडियस कितनी गिवन थी आपको, r, है ना, a की रेडियस कितनी गिवन थी, r, तो r का स्क्वायर कर दीजिए। अंडर रूट यहाँ पे देखिए 8RT, है ना, 8RT/, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ओनली m, क्योंकि यहाँ पे देखो मास सिर्फ ओनली m गिवन है। और इनटू में क्या कर देंगे आपका n स्टार का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी का। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने कहा चेंज किया है स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ आपका मास और रेडियस को चेंज किया है। जो जो टर्मिनोलॉजी कैंसिल होती कर दीजिए, ये पूरा इससे कैंसिल आउट हो गया। अगर आप देखेंगे n ये वाला इससे पूरा कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ये सेम है। ऊपर क्या बचा भाई, ध्यान से देखिएगा, ऊपर बच गया 4r का स्क्वायर और नीचे क्या बच गया, r का स्क्वायर, है ना। उसके बाद देखो अगर आप इन दोनों को देखेंगे यहाँ पे तो क्या बचेगा, ये है 8RT एंड यहाँ पे हो गया आपका पाई इंटू में 2m। सेम अंडर रूट के नीचे ले लीजिए
तो पाई एम चला जाएगा ऊपर। स्टूडेंट जब आप इसको रेसिप्रोकल करके लेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा भाई आपका, ये ऐसे पाई एम ऊपर चला जाएगा और 8RT आपका नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो कैंसिल कर दो, 8RT को 8RT से कैंसिल कर देते हैं, पाई को पाई से कैंसिल कर देते हैं और 1m को 1m से कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर से कैंसिल कर देते हैं। अगर आप देखेंगे क्या बच गया, है ना, ये आपका 4 इंटू में 1/√2 बच गया स्टूडेंट, इंटू में 1/√2। अब देखो आप 4 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप 4 को 2 इंटू 2, है ना, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ नीचे 1/√2। तो इसको जब आप यहां से डिवाइड करेंगे तो क्या बच गया, ऊपर बच जाएगा 2√2 और नीचे बच जाएगा 1, ऊपर बच जाएगा 2√2 और नीचे बच जाएगा 1। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया था। देखिए स्टूडेंट दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, सिंपल कैलकुलेशन फॉर्मूला अगर पता था, ये फॉर्मूला था कोलिजन फ्रीक्वेंसी का, यहां पे हमने आर की जगह 2r पुट कर दिया क्योंकि बी से ए का रेशियो निकालना है। पूरा ये कैलकुलेशन जब सोल्व की तो हमारे पास 2√2 रेशियो 1 आ गया। यहाँ पे आप सोल्व करके देख लीजिएगा, बिल्कुल इजीली आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स का थ्योरी ऑफ गैसेस से रिलेटेड है, मैंने मेरे पेड कोर्स में स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है, आज भी पीडीएफ अवेलेबल है, वो जाके चेक कर सकते हैं, सेम फॉर्मूला पढ़ाया था। ठीक है, अब चलिए भाई नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, इस टाइप का क्वेश्चन, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन केमिकल काइनेटिक्स, पता नहीं कितनी बार पढ़ाया मैंने और आता ही है भाई हर साल, है ना, हर साल ही आ जाता है। दिस इज रिलेटेड टू केमिकल काइनेटिक्स, एक टॉपिक होता है दैट इज स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। लास्ट ईयर भी यहाँ पे क्वेश्चन आया था, लगातार 2-3 साल से क्वेश्चन गेट में भी आता है, नेट में भी आता है, जैम में भी आता है। तो ये इजी क्वेश्चन है स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का। तो देखिए इसका है ना बड़ा यहाँ पे एक तरीका है इसको सोल्व करने का, है ना। मैं यहाँ पे बच्चों को कुछ इस टाइप से सोल्व करवाता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, है ना। यहाँ पे आपसे बोला है फॉर द एलिमेंट्री, ये रिएक्शन वगैरह गिवन है, कुछ नहीं है। देखिए बहुत सिंपल प्रोसेस होता है ना। इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं कि सोल्व करने के बाद सबसे पहले आपको क्या गिवन है, यहाँ पे 2p से आप कहाँ जा रहे हैं, x जा रहे हैं, और इसके लिए आपको क्या गिवन है, आपका जो रेट कॉन्स्टेंट है दैट इज k1। उसके बाद आप x से कहाँ गए आप x से क्यों गए सॉरी, आप x से क्यों गए, तो इसका जो रेट कांस्टेंट है वो k2 है। अब वापिस आप कहां से देखिएगा, यहां पे जब q प्लस r है ना, सॉरी x से आप गए थे q प्लस r, है ना, और वापिस q प्लस r से आप आ रहे हैं x, है ना। स्टूडेंट देखो ऊपर ये जो रेट कांस्टेंट है ये k2 है और नीचे k3 आ गया, तो इसका जो रेट कांस्टेंट हो गया दैट इज k3। और लास्ट में अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको ये पता लग रहा है कि आप x से जा रहे हैं s, और इसके लिए जो रेट कांस्टेंट है दैट इज x, सॉरी दैट इज k4। इन सभी का अलग अलग रेट ला एक्सप्रेशन लिख लीजिए। जैसे इसके लिए मैंने लिखा r1, यहाँ पे हो जाएगा k1, है ना, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट, देखो k1 तो हो गया। अब आपको यहाँ पे p की पावर 2 लिखना पड़ेगा, p की पावर 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए अगर आप रेट ला एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, दैट इज k2 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ x। रेट ला एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ किसकी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को दिखाते हैं। अगर आप इसके लिए लिखेंगे रेट ला एक्सप्रेशन, दैट इज k3 हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Q एंड कंसंट्रेशन ऑफ R हो गया। और R4 आप क्या लिख लेंगे यहाँ पे, है ना, R4 रेट ला एक्सप्रेशन फॉर दिस k4 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ x। अब स्टूडेंट हमें ये पता है, ये जो आप x देख पा रहे हैं दिस इज इंटरमीडिएट, ये क्या है आपका इंटरमीडिएट। और आप सभी को पता है एट स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, है ना, अकॉर्डिंग एट स्टडी स्टेट, जो आपकी स्टडी स्टेट होती है वहां पे आपका जो रेट होता है ना, रेट ऑफ इंटरमीडिएट दैट इज इक्वल टू 0, वो 0 के इक्वल होता है। तो अब क्या करना पड़ेगा, आप dx बाई dt की वैल्यू निकाल लीजिए। स्टूडेंट dx बाई dt की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो x कहां पे आ रहा है ना, आप ये देखना कि आपको x कहां पे आ रहा है। सबसे पहले देखिए ये जो x आ रहा है वो प्रोडक्ट साइड आ रहा है ना, हम क्या निकालने जा रहे हैं यहाँ पे dx बाई dt निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, dx बाई dt। क्यों निकालेंगे मैं अभी बताऊंगा आपको, है ना। तो यहाँ पे आपका अगर ये प्रोडक्ट साइड में होता है तो आपको इसकी वैल्यू पॉजिटिव लेनी होती है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई आपका k1 इंटू में p का स्क्वायर हो गया। जहां जहां पे भी x दिख रहा है वहां की सारी वैल्यूज को लीजिए। अब यहाँ पे जो x आप देख पा रहे हैं वो रिएक्टेंट साइड में है, इसलिए आपको इसकी वैल्यू नेगेटिव लेनी पड़ती है। तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली माइनस
K2 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ X, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे X कहाँ पे आ रहा है, प्रोडक्ट साइड में आ रहा है, तो फिर वापस से क्या करोगे आप, प्लस K3 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ क्या हूं एंड कंसंट्रेशन ऑफ R, और यहाँ पे वापस से रिएक्टेंट साइड आ गया तो माइनस K4 इंटू में X। स्टूडेंट यहाँ पे हम ये करना चाह रहे हैं, इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन निकालना चाह रहे हैं, है ना। किसकी, इंटरमीडिएट की, एक्स की कंसंट्रेशन। अब स्टडी स्टेट पे इसको जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं, तो इसको आपने जैसे ही जीरो के इक्वल पुट किया, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये है ना, जहां पे भी x आ रहा है उनको अलग कर लीजिए, बाकी को अलग लिख दीजिए। तो यहाँ पे हमने लिखा K1 इंटू में P का स्क्वायर, है ना। उसके बाद देखो इस टर्म में कहीं x नहीं आ रहा, तो हमने क्या किया यहाँ पे प्लस K3 इंटू में आपका कंसंट्रेशन ऑफ क्या इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ R। अब देखो यहाँ पे भी x आ रहा है और यहाँ पे भी x आ रहा है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे माइनस कंसंट्रेशन ऑफ x को कॉमन निकाल लिया स्टूडेंट, है ना। कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे भी प्लस बचेगा, तो ये क्या बच गया आपका K2 प्लस K4, क्या बच गया K2 प्लस K4। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इस टर्म को उठा के वहां ले जाऊं तो मेरे पास क्या बचेगा, कंसंट्रेशन ऑफ x, वो किसके इक्वल आ जाएगी आपका K1 इंटू में P का स्क्वायर प्लस में K3 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ क्या इंटू कंसंट्रेशन ऑफ P, और नीचे क्या आ जाएगा भाई आपका K2 प्लस K4, क्या आ जाएगा K2 प्लस K4। तो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ x, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ x। और आपसे पूछा था, है ना, x की कंसंट्रेशन बताओ क्या होगी, आपसे यही तो पूछा था, द स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन ऑफ x। तो स्टूडेंट दिस इज द करेक्ट आंसर। आप देख लीजिए आपको कहां शो रहा है, और बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, है ना। करेक्ट आंसर देखो, ये K1 है, यहाँ पे K1 है, वहां पे P का स्क्वायर है, प्लस में K3 है, क्या वो है R है, सॉरी यहाँ पे ये गलती से मैंने, हाँ R आएगा भाई, यहाँ पे ये बाय मिस्टेक P लिखा गया है, बट दिस इज R, आप ऊपर देख सकते हैं हर जगह। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे 1/2 आ गया, यहाँ पे कहीं माइनस। बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का। जितनी भी आपके स्टेप्स हैं सभी का रेट ला एक्सप्रेशन लिख लीजिए। उसके बाद हमें पता लगा इंटरमीडिएट x है, उसके बाद आपने x की कंसंट्रेशन, देखो x कहां कहां पे आ रहा है, वही रेट ला एक्सप्रेशन लिख दो। अगर प्रोडक्ट साइड में हो तो पॉजिटिव वैल्यू लेना, रिएक्टेंट साइड में हो तो नेगेटिव वैल्यू लेना, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, एट स्टडी स्टेट जो आपका रेट होता है ना, किसका, इंटरमीडिएट का, वो जीरो होता है, जीरो के इक्वल पुट किया, x को कॉमन निकाला क्योंकि हम इस x की वैल्यू निकालना चाह रहे थे, और आपने सिंपली सोल्व किया, तो A इज द करेक्ट आंसर। स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन भाई मैं आपको पहले भी सोल्व करवा चुका हूं काफी अच्छे से, एंड लगभग हर साल क्वेश्चन आ ही रहा है। ऐसा क्वेश्चन आपका गेट में भी पूछा जाता है, नेट में भी पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर आपने पढ़ रखा है पहले तो बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा, और जिसने भी ये कंसेप्ट नहीं पढ़ रखे तो भाई कोर्स ज्वाइन करके पढ़े, है ना। वैसे आपको समझ में आने वाला नहीं है, बुक्स में अलग अलग तरीके के मेथड गिवन होते हैं, बट ये सिंपलेस्ट मेथड है, देखो कितना आसानी से समझ में आता है ना। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज रिलेटेड टू सॉलिड स्टेट। ये आपका सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन भी आपको पढ़ाए गए थे। देखिए फिजिकल इनऑर्गेनिक बहुत सिंपल पूछी गई थी इस पेपर की, ऑर्गेनिक बहुत टफ पूछी गई थी, नेट और गेट लेवल की पूछी गई थी, है ना। इनऑर्गेनिक का जो लेवल था वो आपका बोल सकते हैं कि जैम का ही लेवल था। अब ये कह रहे हैं द सेपरेशन ऑफ 1 to 3 प्लेन्स ऑफ ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, यहाँ पे ABC। पहली बात तो हमें यही पता लग गया कि A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C नॉट इक्वल, मतलब ये आपस में इक्वल नहीं है, ऑर्थोरोम्बिक के लिए इक्वल होती भी नहीं है। और यहाँ पे देखो ये आपको H, K और L की वैल्यू गिवन है, H, K और L की वैल्यू है। H क्या हो गया 1, K क्या हो गया 3 और L क्या हो गया 4। अब आपको क्या निकालना है, सेपरेशन D। तो स्टूडेंट फॉर्मूला क्या होता है आपका, 1/d का स्क्वायर, 1/d का स्क्वायर, ऊपर होता है h का स्क्वायर और नीचे आपका आ जाता है a, है ना, ऊपर नीचे आ जाता है a। शायद ऐसा ही इसमें फॉर्मूला अगर देखेंगे तो इसी टाइप का कुछ फॉर्मूला बनेगा, अभी उसको वेरिफिकेशन कर लेंगे थोड़ा सा अच्छे से। प्लस में ऊपर आ जाता है आपका k का स्क्वायर और नीचे आ जाता है b, इसी प्रकार ऊपर आ जाता है l का स्क्वायर और नीचे आ जाता है c। कुछ इस टाइप का फॉर्मूला आपका निकल के आता है, किसके लिए, ऑर्थोरोम्बिक के लिए सेपरेशन का, ठीक है ना। ऑर्थोरोम्बिक के लिए सेपरेशन का यही वाला फॉर्मूला होता है। तो अब अगर इसको देखा जाए स्टूडेंट, इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं हम, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हो गया 1 और 1 को आपने डिवाइड कर दिया किससे, 0.5 से, 1 को आपने डिवाइड किया 0.5 से। उसके बाद देखो 3 का जो ये 9 हो जाएगा
और इसको आपने डिवाइड किया 0.6 से, प्लस में इसका 16 हो जाएगा और इसको आपने डिवाइड किया 0.8 से, 0.8 से, ठीक है। अब आप देखो क्या हो गया, इसको जब आप ऊपर लेके जाएंगे, अगर आप इसकी कैलकुलेशन सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2। इस डेसिमल को ऊपर लेके जाओ और ये 15 चला जाएगा मेरे हिसाब से, तो 15 6 जा 90 होता है, तो ये 15 आ गया, है ना। एंड ऊपर देखेंगे तो ये आपका 20 आ गया, कितना आ गया जी 20। इन सभी का अगर आप एडिशन करते हैं तो ये आपके पास कितना आ रहा है, 35 + 2 37 आ रहा है, कितना आ रहा है 37। बट स्टूडेंट ये है ना क्या आया है, ये इसकी वैल्यू आई है 37, इसकी वैल्यू। हमें क्या निकालना है, डी। तो पहले अगर आपको डी निकालना तो इसका क्या करना पड़ेगा, ये, और उसके बाद आपको इसका रूट करना, अंडर रूट करना पड़ेगा, यानी कि जो डी आएगा दैट इज 1/√37, दैट इज √37। अगर मैं आपको √37 नियर अबाउट 6 के आसपास आएगा, √37 की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट दैट इज नियर अबाउट कितने आएगी, 6 के। मैं एग्जैक्ट वैल्यू बता देता हूं, और आपके पास भी एग्जाम में साइंटिफिक कैलकुलेटर अवेलेबल होता है। तो यहां पे देखेंगे तो आप क्या आ गया 1, और इसकी जो वैल्यू आ रही दैट इज 6.08। अब मैं क्या करता हूं, 1 को डिवाइड करता हूं 6.08 से, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा है दैट इज 0.164, दैट इज 0.164। तो यहां पे देखते हैं जी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं फॉर्मूला में मिस्टेक की है ना। इसका मीनिंग ये हो गया कि हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत कहीं फॉर्मूला में मिस्टेक कर दी है। तो एक बार फॉर्मूला का क्रॉस चेक कर लेते हैं। मुझे लग भी रहा था कि थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है फार्मूला में। तो ये भाई सॉलिड स्टेट का सेपरेशन का क्वेश्चन है। तो अभी इसका फॉर्मूला चेक करते हैं कि क्या होगा, और उसके बाद हम इसको दोबारा से क्रॉस चेक करेंगे कि कहाँ हमसे मिस्टेक हुई है इसमें। तो अभी 1 मिनट का समय लगेगा ताकि हम इसको देख पाए करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, और उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। तो ये सब आपका इजीली अवेलेबल होती हैं भाई, पढ़ाई गई चीजें हैं, फॉर्मूला कई बार ध्यान नहीं रहता है। ऑर्थोरोम्बिक के लिए हमें निकालना था, तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हमने की है। यस, तो ये स्टूडेंट नीचे भी हमें स्क्वायर करना था, ये ध्यान नहीं रखा। बस इतनी सी मिस्टेक क्या है कि यहां भी स्क्वायर होगा, यहां भी स्क्वायर होगा, और यहां भी स्क्वायर होगा। अगर आप ऐसा करते तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आ जाता। तो इस बाकी सबको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे रफ करते हैं ताकि स्क्वायर पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर निकाला जाए। तो इसको देखिएगा, सबसे पहले ऊपर क्या आ गया था आपका 1 आ गया था, और नीचे जब आप 0.5 है ना, 0.5 का जब आप स्क्वायर करेंगे, 0.5 का मतलब होता है 1/2, और 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो ऊपर जाके वो कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन हो जाएगी सेम। ये 0.36 आ जाएगा इसका स्क्वायर करेंगे जब आप, और जब आप यहाँ पे 16 था ना, 4 का स्क्वायर किया, और ये कितना आ जाएगा 0.64 आ जाएगा, 0.64। और वो भी चलो आप वैसे ही लिख लो ताकि थोड़ा सा हमारे पास ये हो जाए। तो ये आ गया 0.25। अब भाई साइंटिफिक कैलकुलेटर अवेलेबल होता है, उसकी हमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है ना, इजीली आप कैलकुलेशन। ये तो मेरे हिसाब से मैंने बता ही दिया कि 4 आएगी, ये तो आपका 4 ही आएगी, प्लस में इसको भी अगर आप देखोगे ये बन गया 900 को डिवाइड कर देना 36 से, तो ये 25 आ जाएगी, 35 आएगी। और जब आप करोगे यहाँ पे 1600 को डिवाइड करते हैं किससे, 64 से, तो कितना आ रहा है 25। यहां से भी क्या आ रहा है भाई आपका 25 आ रहा है। तो जब आप ऐड कर रहे हैं तो कितना आ गया 54, कितना आया आपका 54, 1600 2 जीरो ऊपर गई इससे, ठीक है। अब जब आप यहां पे देखते हैं स्टूडेंट इसको, यानी कि आपको डी निकालना है, तो डी क्या आएगा 1/√54, 1/√54। तो √54 की जो वैल्यू है दैट इज 7 पॉइंट समथिंग आएगी भाई, दैट इज 7.34 है। कितनी है 7.34। और जब आप 1 को डिवाइड करते हैं 7.34 से, तो करेक्ट आंसर आ जाता है स्टूडेंट आपका 0.136। क्या आएगा 0.136, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर बी। तो हमसे फॉर्मूला में थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई कि यहां पे भी ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर एंड सी का स्क्वायर होता है,
बाकी आपका बिल्कुल सिंपल प्रोसेस था, आपको जस्ट वैल्यू पुट करनी थी और वैल्यू पुट करने के बाद आपका करेक्ट आंसर कैलकुलेशन सोल्व करनी थी और आपका करेक्ट आंसर आ जाता 0.136। तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। इनऑर्गेनिक सबसे आसान मुझे लगी यहाँ पे इस पेपर की, है ना, क्योंकि उसमें कोई कैलकुलेशन भी नहीं होती। द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स दैट हैव ऑल ज्योमेट्रिक भी हो, लिंकेज जो कि स्ट्रक्चर का पार्ट है, एंड आयोनाइजेशन जो कि स्ट्रक्चर का पार्ट है। ये कह रहे हैं यहाँ पे आपको 4 कॉम्प्लेक्स गिवन है। किस कॉम्प्लेक्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी पॉसिबल है, लिंकेज आइसोमर भी पॉसिबल है एंड आयोनाइजेशन आइसोमर भी पॉसिबल है। तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें, लिंकेज आइसोमर के लिए सबसे इजी तरीका होता है एम्बीडेंटेंट लिगेंड को चेक करना। एम्बीडेंटेंट लिगेंड के बारे में आपको पता होगा, ऐसा लिगेंड जो 2 डोनर एटम से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके। जैसे आपका SCN स्टूडेंट, ये सल्फर से भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन से भी डोनेट कर सकता है। तो SCN नेगेटिव जो होता है दैट इज एम्बीडेंटेंट लिगेंड, और जो भी जहां पे भी एम्बीडेंटेंट लिगेंड प्रेजेंट होता है वो आपका लिंकेज आइसोमर शो करते हैं, जो कि स्ट्रक्चरल का ही एक टाइप है। इसमें आपको कोई भी एम्बीडेंटेंट लिगेंड नजर नहीं आ रहा, तो ये लिंकेज शो करने वाला नहीं है। इसमें भी आपको कोई एम्बीडेंटेंट लिगेंड नजर नहीं आ रहा, तो ये लिंकेज शो करने वाला नहीं है। हाँ, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये लिंकेज शो कर सकता है, ये आपका लिंकेज शो कर सकता है। अब स्टूडेंट सेकंड बात इन्होंने कही कि ज्योमेट्रिकल, देखिए ये अगर आप सारी टाइप देखेंगे तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और MA4 एंड B2 है। MA4 है, B2 मतलब 4 जो मोनोडेंटेंट लिगेंड वो एक टाइप के हैं एंड 2 मोनोडेंटेंट लिगेंड एक टाइप के हैं। तो स्टूडेंट ये वाली जो फॉर्म होती है ये आपका सिस और ट्रांस 2 फॉर्म शो करती है, यानी कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे चारों। ये भी देखो MA4B2, MA4B2, A4B2, A4B2। इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट, ये सारे के सारे क्या शो कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहे हैं। देखो जब आप मान लीजिए यहाँ पे जो Br और Br है, अगर आपने इस Br और Br को 180 डिग्री पे लगा दिया तो इसे ट्रांस बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म। और वहीं पे अगर आपने इस Br को एंड इस Br को आपने 90 डिग्री पे लगा दिया तो इसको सिस बोला जाएगा। तो ये भी GI शो करता है, GI इसके अंदर भी होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसके अंदर भी होगा, ये भी GI शो करेगा और ये भी GI शो करेगा। बट लिंकेज के पॉइंट ऑफ व्यू से 2। अब है आयोनाइजेशन आइसोमर। अब क्या है स्टूडेंट, आयोनाइजेशन आइसोमर। देखिए आयोनाइजेशन आइसोमर का क्या होता है ना, ये जो एक आयन आपको बाहर नजर आ रहा है ये क्या है आपका SCN नेगेटिव। अगर ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आप एक्सचेंज कर सकते हैं इसको, तो उसको आयोनाइजेशन बोला जाता है। तो स्टूडेंट देखो जब भी आप आयोनाइजेशन आइसोमर देखेंगे तो ना तो कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होता और ना ही ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले में आयोनाइजेशन आइसोमर पॉसिबल है लेकिन लास्ट वाले में नहीं है। क्यों, देखो यहां पे जो एक लिगेंड ऐसा लगा हुआ स्टूडेंट Br जिसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। क्या है, जिसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज। अगर मैं आपको बना के दिखाऊं कि इसका भाई आपका जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है कैसे बनेगा, देखिए एक फॉर्म तो आपको वो नजर आ रही है, मैंने क्या किया, ये मेटल अमोनिया को वैसा का वैसा रखा और एक Br को यहां रखा और एक SCN नेगेटिव को अंदर में ले आया और एक Br को मैंने बाहर भेज दिया। तो देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से अंदर और बाहर आयंस का चेंज हो गया, इसलिए इसको आयोनाइजेशन आइसोमर बोला जाता है। बट स्टूडेंट ये वाला काम यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। रीजन क्या है, ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है, तो आप इस SCN नेगेटिव को यहां अंदर नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि आपको अगर यहां से आयनाइजेशन के लिए एक अंदर आयन तो प्रेजेंट होना चाहिए ना। अब देखो यहां पे अगर आप देखेंगे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो पहले थी अभी भी वही है, चेंज नहीं हुई, बट यहां पे ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो भाई बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको ज्योमेट्रिकल या फिर आपको कोऑर्डिनेशन में आइसोमेरिज्म का आइडिया है तो फिर कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, है ना। ये लिंकेज जो आइसोमर होता है एंड आयोनाइजेशन जो होता है ये दोनों स्ट्रक्चरल होते हैं एंड ज्योमेट्रिकल तो आपको पता ही उसकी तो अपनी अलग क्लास है। ये चारों ज्योमेट्रिकल शो कर रहे हैं बट B और C लिंकेज शो नहीं करेंगे क्योंकि एम्बीडेंटेंट लिगेंड नहीं है। A और D में से A आयोनाइजेशन शो करेगा, वहां पे आप आयन को ट्रांसफर कर सकते हैं अंदर और बाहर कोऑर्डिनेशन स्फीयर से, लेकिन D में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि यहां अंदर कोई चार्ज्ड लिगेंड नहीं है।
अगर आप अंदर SCN नेगेटिव को लेके जाएंगे तो फिर यहाँ पे आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो सकती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हाइड्रेट पॉसिबल हो सकता है क्योंकि यहाँ पे वाटर दिया हुआ है। अगर हाइड्रेट ऑप्शन में होता तो वो पॉसिबल हो सकता था, बट यहाँ पे नहीं होने वाला है। चलिए जी, अब देखिए भाई, ये भी आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सिंपल क्वेश्चन है ना। द ज्योमेट्री ऑफ VOAC का 2, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? स्टूडेंट काफी स्टैंडर्ड बुक में इसकी ज्योमेट्री के बारे में दिया हुआ है और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है इसकी ज्योमेट्री, है ना। AC एसिटाइल एसिटेनेटो, ये आपका एक बाइडेंटेंट लिगेंड होता है। क्या होता है स्टूडेंट? ये आपका एक बाइडेंटेंट। तो यहाँ पे जो वेनेडियम है उसका ऑक्सीजन कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है, और ये जो AC आप देख रहे हैं जो कि एक बाइडेंटेंट लिगेंड होता है, ये क्या करता है भाई, अपना लोन पेयर कुछ इस तरीके से डोनेट कर देता है ना। तो अगर आप देखेंगे ये बाइडेंटेंट है तो ये कुछ इस तरीके से डोनेशन, मैं अभी आपको इसकी एग्जैक्ट स्ट्रक्चर दिखा देता हूं स्टूडेंट। ये देखिए, एसिटाइल एसिटेनेटो बोला जाता है इसको। दिस इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ VOAC, है ना। ये वाली आपका स्ट्रक्चर होती है इसकी। अगर आप यहां पे देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना नजर आ रहा है? 1 2 3 4 और 5 नजर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप देखा जाए कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी बेसिकली, तो यहाँ पे आपको काफी ऑप्शन गिवन है, लेकिन स्टूडेंट कुछ क्वेश्चंस, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके ज्योमेट्री आपको ध्यान ही रखनी पड़ती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज स्क्वायर पिरामिडल। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज स्क्वायर पिरामिडल। इसकी ना TBP होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल नहीं होती है ना। पेंट देखो, ट्राइगोनल देखो, यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है? एक स्क्वायर बनता हुआ नजर आ रहा है। देखो ये पूरा एक स्क्वायर बना हुआ मान लो, है ना। या इसको इतना ना जाओगे तो यहाँ से आप देख लीजिए, इन चारों का एक स्क्वायर बन गया, और जब आप इन चारों को यहाँ ऊपर मिलाते हैं तो आपको एक पिरामिड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज A इज द करेक्ट आंसर। या आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है, 2-3 जगह पढ़ाई जाती है इसकी स्ट्रक्चर। और क्या बताऊं मैं आपको, ये ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी रिएजेंट के तौर पे यूज होता है। तो अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक क्लेडन चेक करेंगे तो क्लेडन बुक में भी मेंशन है कि VOAC का 2 स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री शो करता है। क्या शो करता है? स्क्वायर पिरामिडल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था स्टूडेंट दैट इज A। और कुछ क्वेश्चंस की हमें जो है स्पेशली कुछ कंपाउंड की ज्योमेट्री ध्यान रखनी पड़ती है, तो उनमें से एक कॉम्प्लेक्स होता है ये वाला आपका। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भाई, इस क्वेश्चन को गेट में इतनी बार बहुत बार रिपीट हुआ भाई। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। IIT जैम में भी पहले पूछा जा चुका है ना, और गेट में भी पूछा जा चुका है। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। BCl3 की रिएक्शन आपने करवाई है अमोनियम क्लोराइड के साथ इन बेंजाइल क्लोराइड। तो स्टूडेंट जब भी आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहां से आपको मिलता है B3N3H3 एंड Cl3। ये आपका X मिलता है ना। ये रिएक्शंस पढ़ाई जाती है भाई आपको मेन ग्रुप एलिमेंट्स में, बोरोन फैमिली में। और जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, तो ये इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? B3N3H6, जिसे क्या बोला जाता है आपका? इनऑर्गेनिक बेंजीन, बोराजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन भी इसी को बोला जाता है, बोराजीन भी इसी को बोला जाता है। तो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बोराजीन। ये बोराजीन को बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है। तो बहुत फेमस रिएक्शन है भाई, और काफी बार पढ़ाई जाती है। और प्रीवियस ईयर आप चेक कर लेना, गेट के पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन, ऑलरेडी 3-4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो B इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा? B इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यस, ये भी आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, पढ़ाया जाता है। आपसे बोला गया द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ d ऑर्बिटल्स इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्टूडेंट आपने जैसे देखा होगा, अगर आपने ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग देखी होगी तो वहां पे आपको देखने को मिलता है कि dx² माइनस dy², आपका ऊपर होते हैं dz², ये वाले ऊपर होते हैं एनर्जी ऑर्डर। अब ये स्क्वायर प्लेनर के लिए एनर्जी ऑर्डर पूछ रहा है। देखिए स्टूडेंट, आपको स्क्वायर प्लेनर की वैसे तो भाई डायरेक्ट याद ही रखवाई जाती है स्प्लिटिंग, लेकिन एक और बढ़िया तरीका होता है इसको समझने का। देखिए आपका एक कंसेप्ट होता है दैट इज JTD, जॉन टेलर डिस्टोर्शन। क्या होता है जी? जॉन टेलर डिस्टोर्शन। अब ये जॉन टेलर डिस्टोर्शन भी 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका Z आउट और एक होता है आपका Z इन। 2 टाइप का जॉन टेलर डिस्टोर्शन होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। देखिए जो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है ना, ये ऑक्टाहेड्रल में ही क्या हो जाता है भाई? डिस्टोर्शन होता है, और उसी की वजह से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता है।
अब जो जेटीडी है, जोन टेलर डिस्टोर्शन जो है आपका, उसमें दो टाइप के फिनोमिनान्स होते हैं, एक होता है जेड आउट और एक होता है जेड इन। जब आपका एक्सट्रीम जेड आउट होता है स्टूडेंट, जब आपका एक्सट्रीम जेड आउट होता है तो वहां पे जो स्प्लिटिंग आती है वही स्प्लिटिंग होती है किसके लिए? स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए। अगर आपको रट्टा नहीं मारना तो आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं उसको। तो देखो जेड आउट की स्प्लिटिंग अगर आप चेक करेंगे स्टूडेंट, होता क्या है ना, यहाँ पे हमारे पास डी के दो ऑर्बिटल है, एक डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर और दूसरा डी जेड स्केयर। तो जब जेड आउट की बात करते हैं तो लिगेंड अप्रोच करते हैं डी एक्स स्केयर ऑन द, है ना, किसको अप्रोच करेंगे? वो आपका डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर को। और जिसको अप्रोच करेंगे उसी के बीच में बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ पे आपका इसके रिपल्सन ज्यादा होगी इनके बीच में, तो यहाँ पे इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। अगर मैं आपको जेड आउट की स्प्लिटिंग दिखाऊं कि जेड आउट में क्या होता है, ये सब आपको जेटीडी में पढ़ाया जाता है भाई। सबसे पहले तो क्या था ना, देखो हमारा जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, इसको समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, तो पहले तो इनकी स्प्लिटिंग होती है आपस में भाई। अभी अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि पहले तो इन्हीं की स्प्लिटिंग हो जाएगी। ये क्या बनाएंगे यहाँ पे? डी एक्स वाई बनाएगा, डी वाई जेड बनाएगा, डी जेड एक्स बनाएगा। इसी प्रकार ये डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर बनाएगा और ये आपका डी जेड स्केयर। अब इनमें फर्दर स्प्लिटिंग होती है और फर्दर स्प्लिटिंग जब जेड आउट होता है स्टूडेंट, तो ये देखने को मिलता है कि डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा। उसके बाद यहाँ पे इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है, क्या हो जाएगी आपका? डी जेड स्केयर। यहाँ पे जो एक्स वाला है ना, कौन? डी एक्स वाई, उसकी एनर्जी ज्यादा। और यहाँ पे कौन? जो डी एक्स वाई जेड बच गया एंड आपका जेड एक्स बच गया, उनकी एनर्जी कम। दिस इज द स्प्लिटिंग फॉर जेड आउट। जोन टेलर जेड आउट के लिए ये होता है टेट्रागोनली इलोंगेशन भी उसे बोला जाता है। अब मैंने आपको क्या कहा? ऐसा नहीं, मैंने कहा एक्सट्रीम जेटीडी। एक्सट्रीम मतलब इसकी एनर्जी और ज्यादा इंक्रीज करवा दो, ठीक है, इसकी एनर्जी और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है भाई, वेरी गुड। और इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है, इसकी एनर्जी कम होके यहाँ पे आ गई, तो ये क्या बन गया आपका? डी जेड स्केयर बन गया। इसकी एनर्जी फिर से बढ़ेगी, ये एनर्जी आपकी चली गई यहाँ पे डी एक्स वाई, और इसकी एनर्जी और ज्यादा कम होगी, इसकी एनर्जी आ गई यहाँ पे। तो दिस इज द करेक्ट, दिस इज द, ये जो स्केयर प्लेनर और ये जो आया ना स्टूडेंट, ये जो स्प्लिटिंग आई है, दिस इज अ स्प्लिटिंग फॉर स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग यही होती है ना। आपने एक्सट्रीम जेड आउट कर दिया। देखो बेसिकली होता क्या है ना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की अगर आप बात कर रहे हो कुछ इस टाइप से, तो ये तो भाई आपका कैसे हो गए? ऑन द एक्सिस वाले हो गए। और जब जेड आउट होता है, मान लीजिए ये काफी ज्यादा आपका इलोंगेशन हो गया यहाँ पे, टेट्रागोनली इलोंगेशन काफी ज्यादा, तो जब आप एक्सट्रीम जेटीडी कर देते हैं ना, तो ये वाले कट आउट हो जाते हैं, यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, और क्या बच जाता है हमारे पास? स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो स्प्लिटिंग देख लो, सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है वो डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर की, उसके बाद किसकी? डी एक्स वाई की, उसके बाद किसकी? डी जेड स्केयर की। और ऐसा ऑप्शन अगर आप चेक करेंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो भाई मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा दिया है। हालांकि अगर आप स्टैंडर्ड बुक जाके चेक करेंगे, वहां पे सभी मॉलिक्यूल्स का आपको एक टेबल बना के टेट्राहेड्रल, टीबीपी, पीबीपी, है ना, स्केयर पिरामिडल, सबकी स्प्लिटिंग दी हुई है। लेकिन जैम में स्केयर प्लेनर का ही पूछा हुआ भाई इन्होंने, और ये सिंपल है, आप याद रख सकते हैं। नेट और गेट पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ा सा बाकी मॉलिक्यूल्स की भी आपको स्प्लिटिंग याद रखनी होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आप मेन ग्रुप एलिमेंट से रिलेट कर सकते हैं, और दूसरा आप इसको कहां से रिलेट कर सकते हैं भाई? देखो, है ना, इसमें देखो ये है HNO3 नाइट्रिक एसिड, एंड दिस इज 2 moles ऑफ H2SO4 ना, सल्फ्यूरिक एसिड। स्टूडेंट, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रिएक्शन होती है, दैट इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन रिएक्शन अगर आपने सुनी है, नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन में जो आपका, एक मिनट रुकिएगा भाई यहाँ पे। अच्छा क्या बोला इन्होंने? एक्स एंड वाई आर द, अच्छा ये पूछा, ये एक्स और वाई क्या होगा? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाइट्रेशन होता है, तो नाइट्रेशन में आपने देखा होगा कि NO2 लग जाता है, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बेसिकली। तो उसमें जो एक्टिव स्पीसीज होता है ना, वो होता है NO2 पॉजिटिव। और ये जो NO2 पॉजिटिव है ना स्टूडेंट, ये कहां से बनता है? जब आप HNO3 की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? H2SO4 के साथ, तब जाके आपका ये वाला स्पीसीज बनता है NO2 पॉजिटिव। और यही आपका नाइट्रेशन रिएक्शन जो होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहां पे यूज किया जाता है,
ठीक है। और बाकी इसको देखिए भाई, एक आपका टॉपिक होता है दैट इज नॉन एक्वस सोलवेंट, है ना। तो उसमें आपका जो H2SO4 है, H2SO4 के अंदर ये वाला जो आप चेक कर रहे हैं नाइट्रिक एसिड, ये आपका किसके तौर पे काम करता है? एक बेस के तौर पे काम करता है। किसके तौर पे काम करता है? एक बेस के तौर पे काम करता है। H2SO4 अगर आपका सोलवेंट है तो वहां पे HNO3 एक बेस के तौर पे काम करता है, ये बात ध्यान रखना। तो अगर आप इसके अंदर से OH नेगेटिव को निकाल लेंगे, अगर ये बेस है तो क्या करेगा? OH नेगेटिव को निकालेगा। अगर इसके अंदर से OH नेगेटिव निकल गया, है ना, और क्या बच गया भाई OH नेगेटिव निकलने के बाद? तो NO2 पॉजिटिव ही बच गया ना। तो दिस इज द, तो यहां पे देखो Y की अगर आप बात कर रहे हैं, Y की, दैट इज NO पॉजिटिव कुछ नहीं होता, है ना, NO पॉजिटिव कुछ नहीं होता। नॉन एक्वस सोलवेंट में भी पढ़ाया जाता है इसको, तो क्या आएगा? ये वाला आएगा। उसके बाद देखिए, दिस इज इथेनॉल। इथेनॉल की भी रिएक्शन अगर आप इसके साथ करवा रहे हैं तो यहां से क्या निकाल लिया होगा भाई आपने? देखो, इससे भी वही काम करके देख लीजिए। तो यहां पे आपका सल्फोनिक एसिड ये वाला बनता है भाई। क्या बनता है? ये आपका सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ पे एसिड, ये जो एसिटल्डिहाइड नहीं बनता है, दैट इज यहाँ पे ये वाला आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो ETOH है, ये यहाँ पे किसके तौर पे काम कर रहा है भाई? ये पूरा है ना, इसका सेल्फ आयोनाइजेशन होता है स्टूडेंट। देखिए, H2SO4 है, सबसे पहले क्या किया होगा भाई? इसने अपना एक प्रोटॉन डोनेट कर दिया, ये H पॉजिटिव बना, और ये क्या बन गया आपका? HSO4 नेगेटिव। उसके बाद क्या होता है? अगर इस H2SO4 ने एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो ये क्या बना लेगा यहाँ पे? तो ये बनाएगा H3SO4 का पॉजिटिव। दिस इज द सेल्फ आयोनाइजेशन, है ना। H पॉजिटिव से H पॉजिटिव कैंसिल हो गया। तो जब आपने 2 मोल H2SO4 की रिएक्शन करवाई तो आपको क्या मिलता है? एक तो हमें मिलता है हाइड्रोजन सल्फेट, और दूसरा हमें क्या मिलता है? दिस इज ये वाला स्पीसीज। अब देखो, ये बेसिकली जैसे जैसे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है वैसे वैसे आपका इसको बोला जाता है आपका ना अनायनिक, बेसिक अनायन। अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी इसका मतलब आपने यहाँ पे बेस डाल दिया। अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, है ना, कटायन की, तो हमने इसके अंदर एसिड डाल दिया। तो ये इसको ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 पार्ट्स में आप इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इसके अंदर से भाई, अब इसकी रिएक्शन देखो, HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हो तो ये बेस के तौर पे काम करता है, OH नेगेटिव को रिलीज करेगा। और इसके साथ जब आपने रिएक्शन करवाई तो यहां से प्रोटॉन निकला, और प्रोटॉन निकलने के बाद जो ये आपका बच गया था ये इसके साथ रिएक्शन कर लेता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज C इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा भाई? C। यहां पे एल्डिहाइड नहीं बनता है, ये वाला बनेगा। C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। दिस इज रिलेटेड टू MOT, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। सिंपल है, बस आपसे जिरड अनजिरड में खेल रहा था। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एनर्जी लेवल ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ N2। तो स्टूडेंट आप सभी को पता होगा N2 तक आपका sp मिक्सिंग होती है, और sp मिक्सिंग के लिए जो ट्रिक होती है दैट इज आपका 21-21 ट्रिक होती है। अब ये 21-21 ट्रिक क्या है अभी देखिएगा। अगर आप N2 का MO डायग्राम बनाएंगे स्टूडेंट, तो सबसे पहले क्या बनता है यहाँ पे भाई, है ना, इसको हम लिखते थे सिग्मा 1s। तो स्टूडेंट जो सिग्मा बॉन्डिंग वाले होते हैं ना, सिग्मा बॉन्डिंग वालों को सिग्मा जिरड बोला जाता है। याद रखना मेरी बात को, सिग्मा बॉन्डिंग वालों को सिग्मा जिरड बोला जाता है। और यहाँ पे क्या आया होगा? सिग्मा स्टार 1s। तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वालों को अनजिरड बोला जाता है। जिरड और अनजिरड कैसे देखते हैं? सेंटर ऑफ सिमेट्री से देखते हैं। किससे? सेंटर ऑफ सिमेट्री से। याद रखिए, ये बात याद रख लेना। अभी मैं दोबारा बता देता हूं, जो सिग्मा BMOs होते हैं, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं, उनको जिरड से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आपका सिग्मा ABMOs होते हैं उन्हें अनजिरड से रिप्रेजेंट किया जाता है। वहीं पे अगर आपका पाई बॉन्डिंग है, पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, तो उन्हें हम अनजिरड बोलते हैं, और पाई एंटी बॉन्डिंग वालों को जिरड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जिरड। और ये कैसे पता लगता है? सेंटर ऑफ सिमेट्री से पता लगता है ना। इनके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है बॉन्डिंग वालों के अंदर, इसलिए ये जिरड है। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती, इसलिए वो अनजिरड है। ये याद रखना भाई, सिंपल। उसके बाद आपका क्या आया होगा यहाँ पे? सिग्मा 2s, और इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? सिग्मा जिरड, है ना। सिग्मा, इसको अगर आप 1 सिग्मा जिरड बोल रहे हैं, इसको 1 अनजिरड बोल रहे हैं, तो इसे आप 2 जिरड बोल सकते हैं। और यहाँ पे इसका एंटी बॉन्डिंग भी रहा होगा, दैट इज सिग्मा स्टार 2s, और इसे आप 2 सिग्मा अनजिरड भी बोल सकते हैं भाई, बोलना चाहें तो। उसके बाद देखो, मैंने आपको ट्रिक लिखी कि 21-21, यहाँ पे जो 2 ऑर्बिटल हैं वो नीचे होते हैं। यहाँ पे कुछ इस टाइप का मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है, N2 तक ये चलता है, N2 तक,
है ना। हालांकि N2 से आगे O2 में ये चेंज हो जाता है, O2 में एक डब्बा नीचे आ जाता है ना। ये पूरा पढ़ाया जाता है आपको sp मिक्सिंग करके, और मैं तुम्हें ट्रिक से पढ़ाता हूँ कि 21-21 ध्यान रखना, कितना 21, 2 डब्बे नीचे रखना फिर एक डब्बा ऊपर। तो ये सिग्मा बॉन्डिंग वाले हैं तो इसको सिग्मा अनजिर्ड बोलूंगा, इसको भी सिग्मा अनजिर्ड बोलूंगा, और ये सिग्मा बॉन्डिंग है तो इसको सिग्मा जिर्ड बोला जाएगा। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं N2 के अंदर? 14 होते हैं ना। तो यहाँ पे 1 2, उसके बाद 3 4, उसके बाद 5 6, उसके बाद 7 8, उसके बाद 9 10 11 12 13 एंड 14। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो सबसे पहले अच्छा एनर्जी का ऑर्डर पूछा था, इलेक्ट्रॉन भी नहीं भरने भाई, तो 1 जिरड से ज्यादा होगी 1 अनजिरड की। ठीक है, मतलब ये बॉन्डिंग वाला, ये एंटी बॉन्डिंग वाला। 2 सिग्मा जिरड से ज्यादा होगी 2 अनजिरड की, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखो 1 पाई अनजिरड लिखा है ना स्टूडेंट। देखो इसको हम 1 पाई अनजिरड बोल सकते हैं, तो सही है भाई ये। उससे ज्यादा किसकी होगी यहाँ पे एनर्जी? इससे ज्यादा किसकी एनर्जी होगी? 3 सिग्मा जिरड की, तो ये भी बात ठीक दिख रही है, सिग्मा 3 सिग्मा जिरड। उसके बाद किसकी होगी? 1 पाई जिरड। मैंने आपको अभी अभी बताया है कि जो पाई बॉन्डिंग वाले होते हैं वो एंटी बॉन्डिंग वाले जिरड होते हैं। ठीक है, तो ये सही है। पहला ही ऑर्डर बिल्कुल सही लिखा हुआ स्टूडेंट, पहला ही ऑर्डर अगर आप चेक करेंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट। मेन टास्क जो था ना, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो इसमें कि ये जो पाई अनजिरड है ये पहले आएगा भाई, ये पहले आता है N2 तक, उसके बाद O2 में F2 में ये बाद में चला जाता है। तो दिस इज द मेन पॉइंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये हमें समझना था। ठीक है, तो और उसके बाद जिरड अनजिरड का भी ध्यान रखना था। देखो यहाँ पे 1 पाई जिरड लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया जो पाई बॉन्डिंग वाले होते हैं वो अनजिरड होते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब हम चेक करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 30 बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, इसके बारे में भी पढ़ाया जाता था आपका। फ्री हेमे इन एक्वस सॉल्यूशन व्हेन एक्सपोज्ड टू डाई ऑक्सीजन इज फाइनली कन्वर्टेड इनटू, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई? ये कन्वर्ट हो जाता है बेसिकली, बायो इनऑर्गेनिक में कुछ ज्यादा समझाने का होता नहीं, इन्फॉर्मेशन बेस्ड बातें होती है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है डी में, और इस डी को स्पेशली बोला जाता है हीमाटीन। पढ़ाया जाता है इसके बारे में, अगर आप स्टैंडर्ड बुक जाके चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है। ये आपका हेमे 2 था, और इस यहाँ पे ऑक्सीजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर आपने रिएक्शन करवाई तो क्या बन गया? हीमाटीन बन गया। यहाँ पे खास बात क्या है कि दोनों जो आयरन है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के हैं, यहाँ पे भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट +3। दिस डाइमर कैन नो लॉन्गर एक्ट एज ए ऑक्सीजन कैरियर। तो स्टूडेंट अगर कहीं हीमाटीन बन जाता है ना, फिर वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है a naked heme group binds to oxygen molecule in irreversible manner when Fe2 positive oxidized to Fe3. This oxidation of iron destroy oxygen binding capacity. देखिए जब आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तभी वो बाइंड करता है O2 के साथ, अगर वो +3 में चला गया तो वो फिर बाइंड नहीं करेगा, और फिर वो बाइंड नहीं करेगा तो ऑक्सीजन कैरियर का काम नहीं करता है। तो ये हमारा बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। यहाँ पे जो दोनों आयरन है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो जाएंगे, और एक ऑक्सीजन आपको यहाँ नजर आएगा, O2 नहीं होता यहाँ पे, O2 नहीं होता, ये भी ध्यान रखना, एक ही ऑक्सीजन आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा भाई जैम 2023 का जो पेपर था उसका पार्ट नंबर 3 था। 1 से 30 MCQs कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और ऐप पे देख रहे हैं तो आपकी कोई भी क्वेरी हो किसी भी प्रकार की इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।